अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लाइफ बहुत मज़े में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर कॉमर्स स्टूडियो। दिस इज सर खान दानियल, सीए फाइनलिस्ट, यूआर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर, हमने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के 4 पार्ट्स देख लिए। आज शायद हमारा लास्ट पार्ट होगा, जिसको पार्ट 5 कहेंगे। हाँ सर, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लामिक फाइनेंस को। सर, इस्लामिक फाइनेंस, पहली बात तो मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ। सर, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ पेपर पास करने के लिए ना पढ़ें, बल्कि आप इसलिए पढ़ें ताकि आपको इकोनॉमिक्स समझ आए, ताकि आप डिसीजन ले पाएँ कौन बंदा सही काम कर रहा है, कौन बंदा गलत काम कर रहा है। बात समझ आ रही है आपको? कौन बंदा है जो आपके लिए, मतलब आपके लिए वेलबींग कर रहा है, वेलफेयर कर रहा है। ठीक है, एज अ हुक्मरान भी, एज अ सोशल बंदा भी। बात समझ आ रही है? सर, आपको आपको जब अपनी क्या कहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे करना है, आपको कंज्यूमर के बारे में कैसे सोचना है, आपको सप्लायर के बारे में कैसे सोचना है। सर, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली काम आती है। सर, अगर आप एक बिजनेसमैन के बेटे हैं या बच्चे हैं, ठीक है, तो सर आप जितने जितने अच्छे बिजनेसमैन, आप अच्छे बिजनेसमैन जब बन सकते हैं जब आपको इकोनॉमिक्स आती होगी। क्योंकि सर, इकोनॉमिक्स जो डिसीजन मेकिंग का नाम है। सर, इकोनॉमिक्स सिर्फ थ्योरी नहीं है। इकोनॉमिक्स सिर्फ पेपर पास करने का मकसद नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक्स आपका मकसद होना चाहिए, इकोनॉमिक्स आप इसलिए पढ़ें ताकि आपको नॉलेज आए, इकोनॉमिक्स की नॉलेज आए। इकोनॉमिक्स की नॉलेज आएगी तो मेरा बच्चा पेपर खुद पास हो जाएगा। सर, अब इस्लामिक फाइनेंस पढ़ने जा रहे हैं। सर, इस्लामिक फाइनेंस आप बहुत ही गौर से पढ़िएगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि सर, आपको इन फ्यूचर कभी कोई चीज़ उधार, मतलब आपके पास पैसे ना हो, अगर आपको कोई चीज़ उधार पे बैंक से लेनी है, तो सर एक तो ट्रेडिशनल वो बैंकिंग है, क्या कहते हैं, आप इंटरेस्ट पे ले लें। समझ आ रही है सर? लेकिन ये तो हराम है, हमारे मज़हब में इंटरेस्ट हराम है। ठीक है सर, हमें इस्लामिक मोड्स पते होने चाहिए कि हम किस तरीके से इस्लामिक फाइनेंस को अवेल कर सकते हैं, इस्लामिक फाइनेंस की टाइप्स क्या है, इस्लामिक फाइनेंस काम कैसे करती है, ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो उलमा इकराम जो कहते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस क्या होती है, उसके बारे में थोड़ी नो हाउ हमें हो जाए। तो कोशिश करूँगा मैं आपको इस्लामिक फाइनेंस की पूरी यहाँ पे नो हाउ हो जाए। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट है, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हम दोनों मिल के कोशिश करते हैं इस्लामिक फाइनेंस क्या होती है। लेकिन दिल से पढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरा बच्चा, मैं आपको जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ वो प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ाता हूँ। अगर आपको पेपर पास करना है ना, तो मैं आपको लास्ट जब पेपर से एक महीना पहले, 15 दिन पहले, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सवाल दूंगा कि अगर आप लास्ट ईयर का मेरा गेस्ट पेपर देखें, आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाएँ, खान दानियल, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएँ खान दानियल पे, तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि मैंने जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है 2025 में, उसमें जो पेपर हुआ है उसका मेरा 100% पेपर लगा है। 100% पेपर लगा है। बात समझ आ रही है आपको? 100% पेपर लगने का मतलब ये है कि मैंने अगर 12 सवाल दिए थे इकोनॉमिक्स के, तो उनमें से 12 में से 12 सवाल हैं। ठीक है, तो सर इकोनॉमिक्स का पेपर पास करना मेरे लिए बहुत आसान है। क्या मतलब, आपको मुझे अगर पेपर पास करवाना है तो ये बहुत ही आसान काम है। लेकिन सर, आप पेपर पास कर लें और आपको कुछ आए ना, तो ये मेरी बेइज्जती है। समझ आ रही है? तो सर, आप जब आप बोले ना कि आपने इकोनॉमिक्स किससे पढ़ी है, तो आप बताएं, मेरा नाम बताएं, सर दानियल से पढ़िए, सर खान दानियल से पढ़िए। सर, अगर आज मैं आपको इकोनॉमिक्स इससे पढ़ा रहा हूँ तो सर इसका क्रेडिट सिर्फ मेरे टीचर को जाता है, जिन्होंने मुझे इस लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ाई है कि मैं आपको इस लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ा पा रहा हूँ। तो सर, अपने उस्तादों से सीख के हम आप डिलीवर कर रहे हैं, आप मुझसे सीखें, आगे डिलीवर करें। सर, मैं इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, मेरी इतनी एज नहीं है, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मगर सर आप मेरे वर्क को देख के, आप मेरे काम को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं किस लेवल पे काम कर रहा हूँ। और मैं मेरे जो पास का रिज़ल्ट है वो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं किस लेवल पे, मतलब बच्चों को गाइड कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम अपना इस्लामिक फाइनेंस का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। सर, एजेंडा है हमारा, आज इस्लामिक फाइनेंस के हम फीचर्स को पढ़ेंगे। सही है, शरिया लॉस को पढ़ेंगे। सर, इस्लामिक फाइनेंस को पढ़ेंगे। इस्लामिक फाइनेंस में मुशारका क्या होती है, मुडारबा क्या होती है, इजारा क्या होती है, मुडारबा क्या होती है, कंपैरिजन विद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये सारा का सारा हमारा एजेंडा, और इस एजेंडे को पूरा करेंगे। ठीक है सर। सर, आगे बढ़ते हैं।
सर इस्लामिक फाइनेंस का एक चार्ट मैंने बनाया है आपके लिए। सर इस चार्ट में ये देखें आप, सर हमने फीचर्स देखे हैं, हमें पढ़ने हैं इसके इस्लामिक फाइनेंस के, हमें कंपेयर करना है इस्लामिक फाइनेंस को फ्री इकोनॉमी के साथ या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ। फ्री इकोनॉमिक्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स एक ही को कहते हैं, ठीक है। सर इसके बाद हमें शरिया लॉ पढ़ने हैं, शरिया लॉ के प्रिंसिपल पढ़ने हैं, फिर हमें इस्लामिक फाइनेंस के मोड्स देखने हैं। सर एक बिजनेसमैन के लिए इस्लामिक फाइनेंस किस तरह से होती है, एक कंज्यूमर के लिए मतलब कोई चीज़ खरीदने वाले के लिए कैसे होती है। सर खरीदने वाले को जो इस्लामिक फाइनेंस होती है उसको कहते हैं एसेट बेस या बैलेंस शीट बेस, क्या कहते हैं इस्लामिक फाइनेंस, और बिजनेसमैन के लिए कहते हैं प्रॉफिट लॉस बेस इस्लामिक फाइनेंस। सर इसमें कितनी टाइप्स होती है, मुडारबा मुशारबा क्या होता है, ये सब बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ेंगे। सर आगे बढ़ते हैं हम। सर सबसे पहले हम फीचर पढ़ते हैं और फीचर में हम देखते हैं कि फ़ीचर क्या कहते हैं इस्लामिक फाइनेंस के। अच्छा ये इस्लामिक फाइनेंस के सिस्टम नहीं है, सॉरी, ये इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के, जैसे कि देखो भाई पहले क्या हुआ था, हमने इससे पहले पढ़ा है फ्री इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। सर ये जो तीनों इकोनॉमिक सिस्टम पढ़े थे, इकोनॉमिक सिस्टम क्या पढ़े थे, ये तीनों पढ़े थे। और इकोनॉमिक सिस्टम होते क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। किसका सोल्यूशन देते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के तीन सवाल क्या आते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये तीन सवाल का आंसर कौन देता है, इकोनॉमिक सिस्टम देता है। ये तीन सवाल का आंसर कौन देता है, इकोनॉमिक सिस्टम देता है। इकोनॉमिक सिस्टम में क्या बोला जाता है भाई, इकोनॉमिक सिस्टम बोलता है या तो इन तीन सवालों का जवाब आप फ्री इकोनॉमिक से ले लो, या आप मार्केट सॉरी प्लेन इकोनॉमी से ले लो, या आप मिक्स इकोनॉमी से ले लो। सर ये तीनों के तीनों सिस्टम कहाँ से आए, सर वेस्ट से आए। ये तीनों के तीनों सिस्टम कहाँ से आए, वेस्ट से आए। क्या इस्लाम ने हमें कोई सिस्टम सिखाया है, यस सर बिल्कुल सिखाया, यस सर बिल्कुल सिखाया। उस सिस्टम का नाम क्या है, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। सर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लाम ने एक इकोनॉमिक का सिस्टम दिया है। सर हमने फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, ये सर सब वेस्ट कहते हैं। सर इस्लाम ने भी कुछ तरीके बताए इकोनॉमी चलाने के, इकोनॉमिक के, सर उसी को पढ़ने जा रहे हैं। सर हम पढ़ते हैं इसको। सर क्या लिखा हुआ है, अल्लाह इज़ द सस्टेनर। अल्लाह क्या है, सस्टेनर है। इट मीन्स अल्लाह इज़ द सस्टेनर का मतलब क्या है, अल्लाह ही ने सारी चीज़ें, सारी रिसोर्सेज को बनाया है। अल्लाह ही है जो सारी चीज़ों को बनाने वाला है इस कायनात में। इस कायनात की हर चीज़ किसने बनाई है, अल्लाह ने बनाई है। और अल्लाह पाक ही रिस्पॉन्सिबल है आपको किस चीज़ की, आपको क्या कहते हैं, खुराक के लिए। अल्लाह पाक ने वादा किया है कि मैं अपने बंदे को भूखा उठाऊंगा ज़रूर, सुलाऊंगा नहीं। तो सर रिस्क का जो वादा किया वो किसने किया आपसे, रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। रिस्क का जो वादा किया किसने किया आपसे, रब्बुल इज़्ज़त ने किया। बात समझ आ रही है आपको। सर आप कोई सी भी मखलूक हो रब्बुल इज़्ज़त की, चाहे आप अशरफुल मखलूक़ात हो, चाहे आप जानवर हो, चाहे आप परिंदे हो, चाहे आप आसमानी मखलूक हो, चाहे आप ज़मीनी मखलूक हो, चाहे आप समुद्री मखलूक हो, चाहे आप फरिश्ते हो। अगर फरिश्तों को भूख लगती है तो मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। सर आप कुछ भी मखलूक हो, अगर आपको भूख लगती है तो सर आपकी जो क्या कहते हैं खुराक है उसका वादा किसने किया आपसे, अल्लाह ने किया है। सर रिस्क का वादा किसने किया आपको से, अल्लाह ने किया है। सर जब एक चिड़िया सुबह निकलती है तो सर उसके पास ना पैसे होते ना कुछ होते, सर वो भी तो खाना खाती है ना। तो आप भी जब सुबह निकलोगे काम करने के लिए तो आपको भी रिस्क ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसका वादा किसने किया है, अल्लाह ने किया है। समझ आ रही। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है आपको हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है, बल्कि इसका मतलब ये है आपको सर्च फॉर फूड करना है। आपको अपने खाने के लिए, खुराक के लिए तलाश करनी है, उसको लिए काम करना है, मेहनत मजदूरी करनी है। बात समझ आ रही है। अल्लाह इज़ द सस्टेनर का मतलब समझ आया। गॉड इज़ द ट्रू ओनर ऑफ एवरीथिंग। गॉड क्या है, ट्रू ओनर है किसका, एवरीथिंग का। ये सर इस्लामिक फाइनेंस नहीं पढ़ा रहा मैं, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, याद रखिएगा। गॉड इज़ द ट्रू ओनर ऑफ एवरीथिंग। सर अल्लाह ही है हर चीज़ का कुदरती मालिक, अल्लाह ही हर चीज़ का सच्चा मालिक। समझ आ रही है। इस दुनिया में जो भी चीज़ है उसका मालिक कौन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। ठीक है सर, हम एज अ ह्यूमन बीइंग इसके ट्रस्टी बन के रिसोर्सेज पे काम कर सकते हैं, इसके नाइब बन के काम कर सकते हैं। हमारे पास अथॉरिटी है इसको यूज़ करने के लिए, लेकिन लिमिटेड है। समझ आ रही है सर। इसका जो
अनलिमिटेड अख्तियार है, राइट है, वो किसके पास है? हमारे रब्बुल इज़्ज़त के पास है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। सर बिल्कुल इसी तरीके से इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आपको परमिशन देता है, इजाज़त देता है कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज को अपनी ऑनरशिप में ले सकती है। स्टेट रिसोर्सेज को अपनी ऑनरशिप में ले सकती है एज अ नाइब यानी कि एज अ ट्रस्टी ऑफ अल्लाह। समझ आ रही है? ठीक है सर, यानी कि स्टेट ऑनरशिप ले सकती है किसकी? रिसोर्सेज की। और सर ऑनरशिप पूरी की पूरी कंप्लीट भी ले सकती है और पार्शियल भी ले सकती है। अगर कंप्लीट लेगी तो ये प्लेन इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट ट्रिगर कर जाएगा, और अगर पार्शियल लेगी तो मिक्स इकोनॉमी वाला सिस्टम ट्रिगर कर जाएगा। मैं मिला नहीं रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि प्लेन इकोनॉमी मतलब 100% डिसीजन मेकिंग कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। सर यहाँ पे भी हो सकता है। सर मिक्स इकोनॉमी का मतलब 60-70% गवर्नमेंट कर रही है और 30-40% प्राइवेट लोग कर रहे हैं। तो सर ये भी सिस्टम यहाँ पर हो सकता है। इस्लाम ने इजाज़त दी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कमाने के लिए रोका नहीं जा सकता। तिजारत आप वसल्लम का पेशा थी, तिजारत सुन्नत है, सही है। तो तिजारत को कभी भी एंटरप्रेन्योर को रोका नहीं जा सकता इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में। ठीक है सर। प्रोहिबिशन ऑफ चार्जिंग रिबा यानी कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को अरबी में कहते हैं रिबा, इंटरेस्ट को अरबी में कहते हैं रिबा। सर कुरान हदीस में आता है, हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ। इंटरेस्ट लेने वाला, इंटरेस्ट देने वाला, इंटरेस्ट लिखने वाला, इंटरेस्ट की गवाही देने वाला, सही है, ये सारे के सारे जहन्नमी हैं। सर उर्दू में बात करूँ तो सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद लिखने वाला, सूद लिखाने वाला, सूद की गवाही देने वाला, सही है, ये सारे के सारे जहन्नमी है। मफ़हूम है ये। सर सूद का मतलब अल्लाह से जंग, सूद का मतलब अल्लाह से जंग। तो सर आप बराए मेहरबानी कुछ भी हो जाए सूद पे कोई चीज़ नहीं लीजिएगा। आपसे गुजारिश है कुछ भी हो जाए सूद से कोई चीज़ नहीं लीजिएगा जब तक आपके पास राइट है इस बात का। सर आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ में पूरी का पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का सूद पे काम कर रहा होता है, मजबूरी होती है आपकी वहाँ पर, सही है। अब मैं एज अ ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा होता हूँ, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ यार कंपनी ने वहाँ से फाइनेंस करवाया हुआ है, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, सही है। तो सर वहाँ पे वो इंटरेस्ट दे रही होती। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मेरे हाथ में नहीं है ये, समझ आ रही है? लाइक अगर मैं CFO भी बन जाऊँ, CEO भी बन जाऊँ, तो मेरे हाथ में होगा। जब मेरे हाथ में होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन चीज़ों से बचूँ। लेकिन फिर भी CFO बन भी जाऊँगा तो मैं इकोनॉमिक, लेकिन डायरेक्टर्स तो मेरे ऊपर ही होंगे ना भाई, बात समझ आ रही है? तो डायरेक्टर्स मुझे कहेंगे भाई आप क्या कहते हैं फाइनेंसिंग कराएं बैंक से, तो क्या मैं इंटरेस्ट वाली फाइनेंसिंग करवाऊँगा? सर मैं कोशिश करूँगा कि इस्लामिक सिस्टम आए, सही है, इस्लामिक सिस्टम के थ्रू हो, वरना मैं जॉब भी छोड़ सकता हूँ। समझ आ रही है? इंटरेस्ट क्योंकि अल्लाह से जाएंगे। तो इस्लाम में इंटरेस्ट के ऊपर सख्त बातें की गई हैं, सख्ती दिखाई गई है, अल्लाह ताला का सख्त अजाब है, गज़ब है। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपको ना लेना है ना देना है, जितना भी मजबूरी हो, जितना भी कुछ हो, सर इंटरेस्ट नहीं लेना। सर फिर फाइनेंसिंग कैसे मैनेज करें वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इसी लेक्चर में। सर आगे, सर प्रैक्टिसिंग ऑफ मॉडरेशन, इस्लाम आपको सिखाता है मियाना रवि। इस्लाम आपको सिखाता है मियाना रवि। इस्लाम कहता है प्रॉफिट की कोई शरह नहीं है, आप प्रॉफिट 10% रखो, 50% रखो, 100% रखो, इस्लाम कहता है शरह नहीं है। इस्लाम कहता है मगर मॉडरेट रखो प्रॉफिट को, मियाना रवि में अख्तियार करो। इतना प्रॉफिट ना बढ़ा दो कि खरीदने वाले से खरीदने के औकात से बाहर हो जाए। बात समझ आ रही है? और अपनी दौलत को शेयर करो लोगों के साथ, और अपनी दौलत को शेयर करो लोगों के साथ। बात समझ आ रही है? जितनी दौलत शेयर होती है उतनी बरकत होती है, जितनी दौलत शेयर होती है जितनी बरकत होती है। सर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट नॉन मुस्लिम को समझ नहीं आने वाले, सिर्फ ये मुस्लिम को समझ नहीं आने वाले। सर नॉन मुस्लिम बोलेगा भाई जब रिसोर्सेज ही नहीं तो मैं खाना कहाँ से खाऊंगा। हम बोलेंगे रिसोर्सेज हो या ना हो, अल्लाह ताला है रिस्क का मालिक, वो मैं चाहे जंगल में हूँ चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, वो मुझे रिस्क पहुँचाएगा। हमारा ये ईमान है। सर नॉन मुस्लिम का ये ईमान नहीं होता। बात समझ आ रही है? सर बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अर्निंग फ्रॉम हिलाल एक्टिविटीज़ ओनली, हम इस्लाम ने हमें कुछ एक्टिविटीज़ बताई हैं जिसमें बताया गया ये हराम है, शराब बेचना हराम है। ठीक है, तो हमें सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे पैसा लगाना चाहिए जो हिलाल एक्टिविटीज़ है। ठीक है, वो गुड्स और सर्विसेज बेचनी चाहिए जो हलाल है। सर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होल्डिंग आएगा, होल्डिंग ऑफ वेल्थ इज़ डिस्करेज, होल्डिंग ऑफ वेल्थ इज़ डिस्करेज, होल्डिंग ऑफ वेल्थ इज़ डिस्करेज। इस्लाम ने वेल्थ कमाने में मना नहीं किया, होल्ड करने में मना किया, डिस्करेज किया। समझ आ रही है? इस्लाम कहता है अगर आप वेल्थ कमाएं लेकिन उसको जमा ना करें, बल्कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करें।
आप अगर अमीर तरीन इंसान है, आप दौलतमंद इंसान है, अगर आप दौलतमंद हैं तो आप अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर दें गरीबों में, जिससे होगा ये आपकी वेल्थ भी इंक्रीज हो जाएगी और आपकी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी और इकोनॉमी में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी वेल्थ की। समझ आ रही है सर? उसका इस्लाम ने तरीका क्या निकाला? ज़कात निकाला। सर इस्लाम डज नॉट डिस्करेज एक्विजिशन ऑफ वेल्थ। हाँ, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ से मना नहीं करता, हाउएवर इस्लाम डिस्करेज होल्डिंग ऑफ वेल्थ, होल्डिंग है ये, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एंड इनकरेजेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। बोलता है वेल्थ को कमाओ ज़रूर मगर उसको जमा ना करो, उसको सोसाइटी की वेलफेयर के लिए यूज़ कर लो। सही है। इसका एक सबसे आसान तरीका इस्लाम ने क्या दिया आपको? ज़कात दिया। ज़कात इज़ अ फाइनेंशियल टैक्स ऑन वेल्थ पीपल। जो दौलतमंद लोग होते हैं उन पर फाइनेंशियल टैक्स जिसे लगता है इस्लामिक फाइनेंस में उसको ज़कात कहते हैं। क्यों लगता है? क्योंकि ताकि गरीबों को दिया जाए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। समझ आ रही है सर? यही कॉन्सेप्ट कहाँ पर था? फ्री इकनॉमी में और प्लेन इकनॉमी भी था, वहाँ पे भी टैक्स लगता था, लेकिन वहाँ पे जो टैक्स लगता था वो लोग टैक्स अवॉइड करते हैं। समझ आ रही है? आप भी टैक्स अवॉइड करते हैं, मैं भी टैक्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, ठीक है, लेकिन लीगल तरीके से। सर लेकिन ज़कात हम दिल से देते हैं, ज़कात हम दिल से देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये हमारा एक मजहबी फ़रीज़ा है और हम यार समझते हैं कि ज़कात देने से वाकई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। सही है। अगर हमने 1,00,000 रुपये मिसाल के तौर पे टैक्स दिया तो क्या 1,00,000 रुपये गरीबों पे लग जाएगा? नहीं सर, उस पर तो मिनिस्टर की सैलरी भी आ रही होगी, वो भी जा रहा होगा, वो भी जा रहा होगा। बात समझ आ रही है? लेकिन ज़कात अगर हमने 1,00,000 रुपये गरीब को दिए तो वो पूरी की पूरी 1,00,000 रुपये ज़कात गरीब को जाएगी, अगर आपने डायरेक्टली उसके हाथ में पकड़ाई है, किसी थ्रू बैंकिंग चैनल या वगैरह नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। ये सारे के सारे जो हमने पढ़े ये क्या थे? ये थे मेरा बच्चा फीचर्स ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम। सर अब पढ़ने जा रहे हैं हम इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस में शरिया लो। क्या? शरिया लो। शरिया लो क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम में, मतलब इकोनॉमिक्स में अगर शरिया को डाल दो, शरीयत को डाल दो तो शरिया लॉस बन जाते हैं। ठीक है। देयर आर दो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है ऑन विच इस्लामिक फाइनेंस इज बेस्ड, जिसमें इस्लामिक फाइनेंस बेस कर रही है। आपको भी यही बात याद रखनी है हमेशा। सही है। ईच ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिलेटेड टू आर रियल अंडरलाइन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। सर हर ट्रांजेक्शन क्या होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए और अंडरलाइन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक ट्रांजेक्शन होती है बैक डेट ट्रांजेक्शन या डेरिवेटिव्स या फ्यूचर्स। ये सारी चीज़ें आपने शायद नाम सुने हो। फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर दो, ऑप्शन में इन्वेस्ट कर दो, सही है, डेरिवेटिव में इन्वेस्ट कर दो। ये सारी चीज़ें क्या होती है? या बैक डेट एसेट में कर लो। ये सारी चीज़ें क्या होती है भाई? ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के एक तरीके हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट के एक तरीके हैं। सर इससे क्या होता है? इससे ये होता है मेरा बच्चा, अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो ना, फ्यूचर में मिसाल के तौर पर मैंने बोला भाई, मैंने आपको कहा कि 1 महीना बाद आना मेरे से $100 ले जाना 100 रुपये के हिसाब से। 1 महीने बाद आना मेरे से $100 ले जाना 100 रुपये के हिसाब से, तो यानी कि 10,000 रुपये मुझे देना, आपको मैं $100 दे दूँगा। बात समझ आ रही है? 1 महीने बाद वो बंदा आया, उसने बोला लाओ 10,000 रुपये दे दो, ये 10,000 रुपये लो और $100 दे दो। मेरे पास $100 ना आज है ना उस दिन थे जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट बात की थी मैंने। बोला तुमने कैसे बात कर ली? बोला बात सुनो, एक बात सुनो, आज डॉलर कितने का? आज डॉलर है 200 रुपये का। आज डॉलर है कितने रुपये का? मिसाल दे रहा हूँ, 200 रुपये का। ठीक है, आज डॉलर है 200 रुपये का, तुम्हें $100 चाहिए तो कितने के आते? 20,000 रुपये के। लेकिन तुम्हें मैंने वादा किया था कितने के दूंगा? 10,000 रुपये के दूंगा। तो जो तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, यानी कि मुझे नुकसान हुआ है, यानी कि मैंने कहा था कि 1 महीने बाद आना 100 रुपये का डॉलर बेचूंगा मैं आपको, लेकिन आज एक्चुअल रेट कितना है उसका? 200 रुपये। तो मुझे तो नुकसान हो गया ना। तो 100 रुपये का नुकसान तुम मेरे से ले लो, यानी कि 10,000 रुपये तुम मुझसे ले लो और जाके कहीं और से 10,000 रुपये अपने मिलाकर 20,000 रुपये के डॉलर्स कहीं और से ले लो। सर ये क्या हलाल है? सर क्या ये रियल ट्रांजेक्शन थी? है भाई बताएं आप, ये रियल ट्रांजेक्शन थी? सर रियल ट्रांजेक्शन थी। जब मैं ये ट्रांजेक्शन में एंटर हुआ था तो क्या मुझे मेरे पास रियल में पैसा पाया जाता था? हैं? रियल में पैसा पाया जाता था? डॉलर पाए जाते थे? नहीं पाए जाते थे, नहीं पाए जाते थे। बात समझ आ रही है? सर जब वो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन डेट आई जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट
फुलफिल करना था, क्या उस दिन पाए जाते थे? उस दिन भी नहीं पाए जाते थे। सर मैंने क्या करा, मैंने कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस में जो आया उसको प्रॉफिट या लॉस वो शेयर कर लिया उसके साथ। सर ये हराम है, सर ये रियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये अंडरलाइन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है रियल। समझ आ रही है बात? सर इसी तरीके से मेरे पास एक कार है, मैंने कहा एक बंदे को, भाई एक कार है मेरे पास, आप आना 5 लाख रुपए मुझे देना 1 महीने बाद और मैं आपको कार दे दूँगा। जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे पास कार नहीं थी, मेरे पास कार नहीं थी। मैंने बोला ठीक है, वो बंदा चला गया। 1 महीने बाद आया, वो कार की कीमत हो गई 7 लाख रुपए। कितनी हो गई? 7 लाख रुपए। उसने बोला भाई लाओ 5 लाख रुपए ये रहा, अब मुझे कार दे दो। मैंने बोला भाई मेरे पास तो कोई कार नहीं है, आज भी नहीं है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दिन भी नहीं थी, आज भी नहीं है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दिन भी नहीं थी। तो उसने बोला यार तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लिया? बोला भाई बात सबर करो यार, तुम्हें फ्यूचर्स का नहीं पता, फ्यूचर में कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती बल्कि एंड हो जाती है, सही है, क्लोज हो जाती है। उसने बोला क्या मतलब? उसने बोला भाई, मैंने बताया भाई बात सुनो, मैंने तुमसे कहा था 5 लाख की मेरी गाड़ी ले लेना, मैंने तुमसे कहा था मेरी गाड़ी 5 लाख की ले लेना, आप अगर आज ये गाड़ी कहीं और से लोगे तो 7 लाख की मिलेगी, तो यानी कि आपको 2 लाख का फ़ायदा हो रहा था, तो ये 2 लाख रुपये मेरे से ले लो आप, 5 लाख रुपये अपने मिलाओ, 7 लाख रुपये की गाड़ी ले लो, यानी कि 2 लाख का मुझे लॉस हो गया। बात समझ आ रही है? सर ये जो मैंने पैसा दिया है कोई ट्रांजेक्शन की है मैंने? सर नहीं, सिर्फ लिखा एक कागज़ में लिखा था कि मैं तुम्हें 5 तारीख को गाड़ी बेचूंगा 5 लाख की। वो तारीख आई जिस दिन, उस दिन गाड़ी मैंने बेची थी उसको कितने की? 5 लाख की। सर क्या प्रैक्टिकली बेची? नहीं बेची, क्योंकि उस गाड़ी की कीमत कितनी थी? 7 लाख रुपए थी, बल्कि मैंने उसको 2 लाख रुपए दे दिए। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई। अगर नहीं भी समझ आई तो रियल ट्रांजेक्शन का मतलब है जो भी आप चीज़ बेच रहे हो वो प्रैक्टिकली बेच रहे हो और वो आप उस वक्त आपके पास हो, आपकी मलकियत में हो। बात समझ आती है? पहला प्रिंसिपल ये है कि वो रियल ट्रांजेक्शन हो। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि रेंडर जो मतलब इन्वेस्टर है, लेंडर का मतलब इन्वेस्टर है, वो चार्ज नहीं करेगा क्या? रिबा। समझ आ रही है? फ्रॉम बोरोवर, जिससे उधार लिया, सही है, यानी कि जिसने पैसा लगाया उसको कहेंगे लेंडर, जिसने उधार दिया उसको कहेंगे लेंडर, जिसने उधार लिया उसको कहेंगे बोरोवर। तो उधार देने वाला चार्ज नहीं करेगा क्या? रिबा। क्या चार्ज नहीं करेगा? रिबा, यानी कि इंटरेस्ट। किससे? जिसने उधार लिया है। क्या कर सकते हो आप? पार्टीज आपस में इंटर हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट में और शेयर कर सकती है प्रॉफिट एंड लॉस को, और जो भी रिस्क एसोसिएट हुआ है उस ट्रांजेक्शन में वो कर सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है मेरा बच्चा, आगे बढ़ते हैं। सर अगर हम बात करें किसकी, हाँ ये इस्लामिक फाइनेंस में बिजनेसमैन के लिए 2 ट्रांजेक्शन है। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो और आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे बिजनेस कर सकते हो, इसका बता रहा हूँ मैं। इसको कहते हैं प्रॉफिट और लॉस बेस्ड ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट एंड लॉस इस्लामिक फाइनेंस या प्रॉफिट और लॉस बेस्ड ट्रांजेक्शन यानी कि बिजनेसमैन के लिए डिफाइन हुई है। इसमें एक है मुडारबा, एक है मुशारका। सही है, मुडारबा और मुशारका। तो सर इसको हम अगर देखें मुडारबा मुशारका को, सर मुडारबा, सर पहले मुशारका देख लेते हैं। मुशारका क्या है? देखिए मुडारबा और मुशारका कुछ भी नहीं है, पार्टनरशिप को कहते हैं। मुडारबा और मुशारका कुछ भी नहीं है, पार्टनरशिप को कहते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है? जो अकाउंटिंग वाली पढ़ी है आपने, जिसमें 2 से 3 लोग मिलते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपनी स्किल लगाते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको आपस में एज पर एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी इनका रेशो डिसाइड होता है। बात समझ आ रही है? सर बिल्कुल इसी तरीके से इस्लामिक फाइनेंस में भी एक मुशारका है जिसको पार्टनरशिप भी कहते हैं, जिसमें दोनों बंदे, दोनों पार्टनर्स अगर 2 लोग हैं तो दोनों के दोनों अपना पैसा लगाएंगे, दोनों के दोनों अपनी स्किल्स लगाएंगे, दोनों के दोनों अपना टाइम लगाएंगे और एक पार्टनरशिप करेंगे। और उस पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो एक प्री डिटरमाइंड रेशो होगा, उसके लिहाज से होगा। सही है, मिसाल के तौर पर 50% मेरा, 50% तेरा। तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 50,000 रुपये इसका, 50,000 रुपये इसका। 2 लाख का हुआ तो 1 लाख इसका, 1 लाख इसका। सही है। और जो लॉस होगा वो द लॉस इज बोर्न बाय ईच पार्टनर इन द प्रोपोर्शन टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। मिसाल के तौर पर 3 लोग हैं, एक ने 1 लाख रुपये लगाया, दूसरे ने 2 लाख रुपये लगाया, तीसरे ने 3 लाख रुपये लगाया। ठीक है, एक ने 1 लाख लगाया कैपिटल, दूसरे ने 2 लाख लगाया कैपिटल, तीसरे ने 3 लाख कैपिटल लगाया। सही है। अब जो लॉस हुआ उनको 5 लाख का हुआ, तो जो पहला पार्टनर है वो कितना लॉस बियर करेगा? 1 लाख रुपये, जिसने 1 लाख रुपये लगाया। सर दूसरा पार्टनर जो है वो कितने बियर करेगा? 2 लाख रुपये, उसने कैपिटल में कितने लगाया? 2 लाख रुपये। सर तीसरा पार्टनर जो उसने कितने लाख रुपये लगाए थे? 3,
लेकिन वो लॉस कितना बेयर करेगा, 3 लाख रुपये, सॉरी 2 लाख रुपये। क्यों? क्योंकि जित 5 उसने ज़्यादा लगाया था ना, उसको लॉस ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, इक्वल क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन के लिहाज से लॉस बढ़ना चाहिए। बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम अ जॉइंट एंटरप्राइज और वेंचर, द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन द प्री-डिटरमाइंड रेशियो, द लॉस इज बोर्न बाय ईच पार्टनर इन द प्रोपोर्शन टू हिज कंट्रीब्यूशन। ये इस्लामिक, आप अगर आपको कोई बिजनेस करना, आप बैंक के पास जाएँ, आप उसके साथ मुशावरा एग्रीमेंट कर लें, वो आपको पैसा भी देगा, ठीक है, वो आपको अपने बंदे भी देगा, शायद दे भी देता है, ऐसा होता है। और फिर वो आप और वो मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। सर मुडारबा क्या होता है? सर मुडारबा का क्या होता है? सर मुडारबा भी एक पार्टनरशिप है, लेकिन इसमें एक पार्टी अपना पैसा लगा रही होती है, दूसरी पार्टी अपना स्किल, टाइम या लेबर लगा रही होती है। एक पार्टी पैसा लगा रही होती है, दूसरी पार्टी अपना स्किल, टाइम या लेबर लगा रही होती है। सर जो पार्टी पैसा लगाती है उसको कहते हैं, जो प्रोवाइड करती है कैपिटल, उसको कहते हैं रब्बुल माल। और जो पार्टी प्रोवाइड करती है लेबर यानी कि टाइम या स्किल, उसको कहते हैं मुदारिब। सर इधर परमिशन है, यानी कि इजाज़त है, मुदारिब भी लगा सकता है पैसा, लेकिन सर किसकी कंसेंट के मुताबिक, किसकी कंसेंट से? रब्बुल माल की इजाज़त से। रब्बुल माल अगर इजाज़त देगा आप, तो आप मुदारिब भी डिस्ट्रीब्यूट और कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्या? कैपिटल। किसमें? मुडारबा में। बात समझ आ रही है? सर मुशारका क्या है? जिसमें दोनों बंदे कैपिटल लगाएंगे, दोनों बंदे स्किल लगाएंगे, दोनों बंदे टाइम लगाएंगे। सर मुडारबा क्या है? जिसमें एक बंदा पैसा लगाएगा, दूसरा बंदा स्किल लगाएगा। बात समझ आ रही है? एक बंदा पैसा लगाएगा, दूसरा बंदा स्किल लगाएगा। जो स्किल लगा रहा है वो भी पैसा लगा सकता है अगर रब्बुल माल इजाज़त देते जिसमें ज़्यादा कैपिटल लगाए। मुडारबा होता ही जब एक बंदे के पास कैपिटल हो, दूसरे बंदे के पास स्किल हो। बात समझ आ रही है? मुडारबा होता ही जब एक बंदे के पास पैसा वो हो। मिसाल के तौर पर मुझे एक सॉफ्टवेयर हाउस बनता, मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला सॉफ्टवेयर हाउस बनना है, मुझे 20 लाख रुपये की ज़रूरत है। बैंक ने बोला डन है, मुडारबा एग्रीमेंट हो गया। बैंक ने पैसा लगाया, बैंक ने लगाया 18 लाख रुपये। मैंने बैंक की परमिशन ली थी, मैंने बोला 2 लाख रुपये मैं लगाऊंगा उसमें, समझ आ रही, ताकि मेरी भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हो। सर ये बैंक ने 18 लाख रुपये लगाया, मैंने 2 लाख रुपये लगाया। सर ज़्यादा अमाउंट किसने लगाई है? बैंक ने लगाई है। तो रब्बुल माल कौन है? बैंक है। और मुदारिब कौन है? सॉफ्टवेयर हाउस कौन चलाएगा? मैं चलाऊँगा, तो मैं मुदारिब हूँ। लेकिन मैंने भी कंट्रीब्यूट किया किसके लिहाज से? बैंक के कंसेप्ट के लिहाज से। तो एक रिस्ट्रिक्टिव मुडारबा होती है और एक अनरिस्ट्रिक्टिव मुडारबा होती है। रिस्ट्रिक्टिव मुडारबा का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मैं एक सब्ज़ी की दुकान खोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, मुझे सब्ज़ी का नो हाउ नहीं है, मुझे सब्ज़ी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं सब्ज़ी में मास्टर है, आपने बचपन से सब्ज़ी का काम किया, मैंने मैंने पैसा लगाया, आपने अपनी स्किल लगाई, आपको सब्ज़ी की पहचान है वगैरह, हमने सब्ज़ी की दुकान खोली। अब उसमें सब्ज़ी की जो दुकान खोली है हमने, उसमें आपने बोला यार ऐसा सब्ज़ी का मार्ट होना चाहिए जिसमें दुनिया भर की सब्ज़ी मिले। अच्छा, आपने क्या करा? सही, आपने क्या करा? मैंने आपको गाइड किया, मैंने बोला भाई पैसा मेरा है, स्किल आपकी है, आपको तजर्बा है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जो मेरा पैसा है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी सब्जियों में लगाएंगे, फ़ॉरेन सब्जियों में नहीं लगाएंगे। समझ आ रही है? आप किस में लगाएंगे? पाकिस्तान की सब्जियां खरीदेंगे और पाकिस्तान की फ्रेश सब्जियां हमारे बाग में बेचेंगे, बस। तो सर इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड मुडारबा, यानी कि सर रब्बुल मान ने आपको क्या कर दिया है? रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। किस लिहाज से? कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। द इन्वेस्टर हैज़ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स इन द मुडारबा कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्ट्रिक्ट द वर्किंग पार्टनर विद इन द स्कोप ऑफ सच स्पेसिफिकेशन। आपको उससे बाहर नहीं काम करना। आपको सब्ज़ी सिर्फ किसकी खरीदनी पड़ेगी? आपको सब्जियां सिर्फ पाकिस्तान की खरीदनी पड़ेगी, बाहर से चाइना से मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मेरे पैसों से, अपने पैसों से मंगवाएं बेशक। समझ आ रही है? अनरिस्ट्रिक्टेड मुडारबा क्या होती है? मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने बोला यार तुझे सब्ज़ी बेचनी है ना, सब्ज़ी बेच, मुझे तुझे आंखें बंद करके भरोसा है, जहाँ की सब्ज़ी ला रहा वहाँ की सब्ज़ी बेच, लेकिन ऐसा नहीं करियो कि मुझे लॉस हो जाए, ऐसा नहीं करियो कुछ इलीगल हो। तो सर ये क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड मुडारबा है। अगर जैसे कि जिस बंदे को मैंने लगाया, यानी कि मैंने आपको लगाया, आपको पता है पाकिस्तान में पाकिस्तान की सब्जियाँ 80% बिकेंगी और 20% बाहर की बिकेंगी, और आपने होशियारी करी, आपने 80% आउट ऑफ कंट्री यानी आउट ऑफ पाकिस्तान की सब्जियाँ मंगवा ली और 20% पाकिस्तानी मंगवा ली। तो सर जो 80% मंगवाई है उसमें से सिर्फ 20% बिकेगा बाहर का, क्योंकि आपको पता है बाहर का सिर्फ 20% बिकना था, आपने जान के किया है, तो आप लायबल है इस लॉस के लिए। अगर वर्किंग पार्टनर इज लायबल फॉर एनी लॉस सर फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से
जब रिस्ट्रिक्ट नहीं थे आप, अगर कोई लॉस होता है तो आप लायबल हो, वर्किंग पार्टनर लायबल है। इन्वेस्टर हैज़ ग्रांटेड द वर्किंग पार्टनर, इन्वेस्टर ग्रांट कर देता है वर्किंग पार्टनर को, इजाज़त दे देता है राइट टू अंडरटेक एनी लॉफुल इन्वेस्टमेंट टू मेक प्रॉफिट। हर चीज़ हर जगह वो इन्वेस्टमेंट करे जो भी लॉफुल हो प्रॉफिट कमाने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग पार्टनर टू अवॉइड अनलॉफुल और हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्किंग पार्टनर की कि वो अपने रब्बुल माल का पैसों को अनलॉफुल और हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट ना करें। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर आगे बढ़ते हैं। सर अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, मतलब आप कंज्यूमर है, आपको कोई चीज़ चाहिए और आपको मिसाल के तौर पर घर चाहिए या आपको गाड़ी चाहिए, तो आप बैंक के पास जाएँ, आपको बैंक को बोले सर फलां मॉडल की मुझे फलां कंपनी की गाड़ी चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उस शोरूम में जाएगा, बैंक का बंदा, और वो वहाँ से गाड़ी परचेज़ करेगा। सही है, मिसाल के तौर पर गाड़ी परचेज़ हुई 10 लाख रुपये की, कितनी की हुई, 10 लाख की परचेज़ हुई। बैंक का बंदा आया, आपको उसने बताया कि 10 लाख की परचेज़ हुई है, अब मैं इसको 15 लाख की आपको बेचूंगा। कितने लाख की बेचूंगा, 15 लाख की आपको बेचूंगा। इस्लाम में प्रॉफिट की कोई शरह नहीं है, ठीक है। आपने डन किया, आपने डन क्यों किया, आपको पता है 5 साल बाद, 5 साल में आप इसके पैसे दोगे, ठीक है, या 15 महीने में इसके पैसे दोगे, 1-1 लाख रुपये हर महीना, ठीक है। तो 15 लाख की गाड़ी हो गई, आप 1-1 लाख रुपये हर महीना दोगे इंस्टॉलमेंट में। सर अगर आप 1 महीने में डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, अगर आप 1 महीने में डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, पैसे नहीं देते टाइम पर, तो कोई पैसे वैसे नहीं बढ़ेंगे इसमें, समझ आ रही है। अगर ट्रेडिशनल बैंकिंग होती तो उसमें आपके पैसे बढ़ जाते हैं, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का, आपने बिजनेस मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, जिसमें सूद पे सूद लगता है, समझ आ रही है। मिसाल के तौर पे मुझे 1 लाख की पेमेंट करनी थी ना इंस्टॉलमेंट, वो 1 लाख की इंस्टॉलमेंट मैंने डिले कर दी, तो उस पर 1 लाख रुपये की जो इंस्टॉलमेंट है उस पर 10,000 या 20,000 रुपये इंटरेस्ट होगा, क्योंकि 9 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी नहीं ना, 5 लाख की इंटरेस्ट ही, समझ आ रही है। इस ट्रेडिशनल की बता रहा हूँ, इस्लामिक फाइनेंस की नहीं बताया। तो 9-10 लाख की गाड़ी ली तो उस पर उसने इंटरेस्ट लगाया होगा कुछ ना कुछ, तो इंटरेस्ट लगाया होगा, तो आपने वो इंटरेस्ट की पेमेंट भी नहीं करी और प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट नहीं करी, तो अगली बार जब दोबारा इंटरेस्ट लगेगा तो वो इंटरेस्ट पे भी लगेगा और प्रिंसिपल अमाउंट पे भी लगेगा। बात समझ आ गई होगी। सर मुरबाहा क्या है, मुरबाहा क्या है, सेल वियर सेलर एक्सप्रेसली मेंशन द कॉस्ट, सही है, मेंशन करता है कॉस्ट ही हैज़ इनकर्ड ऑन द कमोडिटीज़। जो सेलर है वो जो भी सेल की कॉस्ट होती है, मतलब जो 10 लाख रुपये मैंने कहा कि मैं परचेज करके लाया हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा। सेल्स इट टू अनदर पर्सन, सेल करेगा दूसरे बंदे को बाय एडिंग प्रॉफिट या मार्कअप दियर ऑन विच इज़ नोन टू द बायर, खरीदने वाले को पता होगा। सेलिंग प्राइस इज एब्सोल्यूट, एक बार सेलिंग प्राइस डिसाइड हो जाए तो वो दोबारा चेंज नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ सकती है। ये हलाल तरीका है कोई भी चीज़ उधार पे खरीदने का या इंस्टॉलमेंट में खरीदने का। इसमें जो लीगल टाइटल होता है किस गाड़ी का, मतलब आपके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है पहले दिन। सर दूसरा है, चौथा है मतलब इजारा। इजारा है एक रेंट एग्रीमेंट, इजारा एक रेंट एग्रीमेंट। मुराबाहा क्या था, ये वाला क्या था, मुराबाहा, सर ये था सेल एग्रीमेंट, ये है रेंट एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट वियर बाय द ऑनर ऑफ एन एसेट, एक ऑनर ऑफ द एसेट होता है जिसको सेलर कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता है अदर देन कंज्यूमर, जो कंज्यूम नहीं होता। ट्रांसफ़र इज अनस्ट्रक्ट राइट ऑफ यूज़ टू अनदर पर्सन लेसी। ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको क्योंकि बहुत ही हार्ड इंग्लिश लिखी हुई है, अगर रट्टा मारना आपको सिर्फ मैं इसलिए ये समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपने किसी से घर रेंट पे लिया तो जिसने रेंट पे दिया उसको लेसर कहेंगे, जिसने लिया उसको लेसी कहेंगे, समझ आ रही है। और फिर आपने जब रेंट पे लिया तो आपके पास राइट होगा उसको यूज़ करने का, होगा या नहीं होगा, एसिड की डेफिनेशन पढ़िए ना सर, राइट होगा उसको यूज़ करने का सर। लेकिन फॉर एन एग्री पीरियड होगा, 5 साल का लिया था 5 साल के लिए होगा, फॉर एन एग्रीड कंसिडरेशन के लिए होगा, कुछ ना कुछ में किराया देगा होगा सर, इसको कहते हैं इजारा, इसको कहते हैं इजारा। सर ट्रेडिशनल बैंकिंग में इसको कहते हैं लीजिंग, जिसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है, इसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, इसमें आपको एक एग्री पीरियड के लिए एग्री कंसिडरेशन देनी पड़ती है सर, वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती, समझ आ रही है, ठीक है। इंटरेस्ट चेंज होता है हर, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज होती रहती है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट हमेशा फिक्स रहेगी।
तो सर हमने कंज्यूमर के लिए पढ़ा बायर, मतलब खरीदने वाले के लिए अगर कोई भी चीज़ खरीदनी है तो या तो वो इजारा से खरीद ले, रेंट के ले ले बैंक से, या फिर वो मुरब्बा ले ले। अगर आपको बिजनेस करना है तो या तो आप मुशारका में चले जाओ या आप मुडारबा में चले जाओ। उम्मीद करता हूँ ये आपको इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस समझ आ चुके होंगे इस लेवल पे कि आप बेसिक अपनी लाइफ को गुजार सको, ठीक है, और अपने आप को सूद से बचा सको। सर अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को कंपेयर करते हैं। तो राइट ऑफ ओनरशिप, सर एक फ्री इकोनॉमी में जो राइट ऑफ ओनरशिप होती है रिसोर्सेज की, वो किसके पास होती है? सर सेलर के पास होती है, फर्म के पास होती है, इंडिविजुअल्स के पास होती है। सर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में ओरिजिनल राइट ऑफ ओनरशिप किसके पास है? अल्लाह पाक के पास है, और स्टेट के पास है एज अ ट्रस्टी, एज अ ट्रस्टी। सर मोनोपोली, सर फ्री इकोनॉमी में मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, फ्री इकोनॉमी में मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। सर ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है, समझ आ रही है, मोनोपोली की वजह से। सर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में मोनोपोली क्रिएट नहीं हो सकती सर, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल होता है, गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है किसको? प्राइवेट सेक्टर को, बाय रूल और रेगुलेशन, ठीक है। सर फाइनेंशियल असिस्टेंस, सर फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल सकती है आपको उस सर इंटरेस्ट पर, तो सर यहाँ पर आपको मिल सकती है इस्लामिक मोड्स के थ्रू, समझ आ रही है। फाइनेंशियल असिस्टेंट का मतलब उधार कैसे लें, पैसा कैसे मांगे, ठीक है। आगे इकोनॉमिक फ्रीडम, सर यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में या फ्री इकोनॉमी में हर चीज़ को, हर किसी को राइट है हर कुछ बना ले, जिसको चाहे तो शराब बना ले, जो चाहे चरस बेचे, जो चाहे अफीम बेचे, बात समझ आ रही है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में सिर्फ हलाल चीज़ों को आप बेच सकते हो, ठीक है। रिलेटिव स्कार्सिटी, सर फ्री इकोनॉमी में आपको लोगों को टेंशन होती है, यार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज कम होती जा रही है, क्या होगा, कैसे होगा, अला फला। सर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि रिस्क मुझे मेरा रब देगा, ठीक है। सर आज से 200 साल पहले चले गए, क्या पेट्रोल पहले निकलता था? है नहीं निकलता था ना। सर अब क्यों निकलता है पेट्रोल? क्योंकि अब ज़रूरत है, यानी कि सर जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी चीज़ें खुद ब खुद ज़मीन उगलती रहेगी, बात समझ आ रही है। ज़मीन, पेट्रोल ज़मीन ने उगला, कब उगला? जब गाड़ी बनी, बात समझ आ रही, समझ आ रही है, जब इंजन बना, मशीन बनी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सर कैपिटलिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होता, अमीर अमीर से अमीरतर होता जाता है, गरीब गरीब से गरीबतर होता जाता है। सर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में ज़कात, सदक़ात, खैरात के ज़रिए इकोनॉमिक में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। अमीर लोग ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं और सदक़ात देते हैं किसको? गरीबों को, जिससे वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इक्वली। सही। सर यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। सर यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट तकरीबन ज़्यादातर होता है, अगर ना भी हो तो मिड लेवल पे तो होता है, समझ आ रही है, मियाना रवि में तो होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी, सिर्फ आपको उसका रट्टा मानना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीओसी के लिहाज से, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के लिहाज से भी और इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी। सर ये मैंने आपको दोनों लिहाज से पढ़ाया है, सही है, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।